अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हफ्जुल यूबी। नाज़रीन, वफाकी और सूबाई बजट पेश हो चुके हैं और अब तो पास होने के करीब हैं, पास भी हो जाएंगे। बजट पास होता है तो टैक्स अहदाफ पूरा करने के लिए एफबीआर की हिकमत अमली क्या होगी और टैक्स पेयर की क्या प्लानिंग होगी, वफाकी और सूबाई बजट में क्या फर्क था, इस बारे हम गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जमील अख्तर बेग साहब, आप FC हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं, साबिक सदर हैं लोटस बार एसोसिएशन के। उनके साथ मौजूद हैं सैयद अदील हैदर साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, मेंबर हैं लोटस बार एसोसिएशन के। जमील अख्तर बेग साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर, आप वफाकी बजट भी आपने सुना, सूबाई बजट भी सुना, पंजाब का जो बजट था टैक्स फ्री बजट था, दोनों में आप फर्क क्या देख रहे हैं? फर्क इस तरह कैटेगराइज नहीं किया जा सकता है। उसकी जुरिस्डिक्शन और है, इसकी जुरिस्डिक्शन और है। उसमें तो वफाक में तो चलो टैक्सेस लगाए गए, विद होल्डिंग टैक्सेस की रेट बढ़ाए गए, किसमें टैक्स छूट दी गई। पंजाब का तो पंजाब कह रही है पूरा बजट ही हमने टैक्स फ्री बजट पेश किया है। नहीं, इधर उन्होंने फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल चेंज कर दिया हुआ है और अब ऑलमोस्ट नेगेटिव लिस्ट उन्होंने कंसेप्ट दे दिया है। शेड्यूल 1 की ये सर्विसेज जो है ये टैक्स फ्री है, बाकी सब पे टैक्स है। अभी तो डिटरमिन होना है कि कौन कौन सी सर्विसेज जो है जो टैक्स से बाहर थी वो टैक्स नेट में आ गई है। सब पे टैक्स उन्होंने लगाते, किसी 5% भी कर दिया, 15% भी कर दिया, विदाउट इनपुट टैक्स 5%, विद इनपुट टैक्स 15%। ये पॉलिटिकल नारे होते हैं कि टैक्स फ्री है और ये वो टैक्स तो लगाना ही लगाना है, लगना ही है। अगर पिछले साल से इस दफा आपका टारगेट बढ़ा है तो टैक्स का स्कोप बढ़ेगा ना, तो फिर तभी टैक्स इकट्ठा होगा। जी, टैक्स अहदाफ बढ़ेंगे तो ज़ाहिर बात है टैक्स भी बढ़ेंगे। टैक्स बढ़ेंगे। पंजाब गवर्नमेंट का जो टैक्स का सिस्टम है वो सर्विसेज पे टैक्स है, उसका स्कोप विजन उन्होंने ब्रॉड कर दिया है। अब और लोग जो पहले टैक्स नेट में नहीं थे वो भी आएंगे, अच्छी बात है ये। इसी तरह अगर आप अर्जन की बात कर रहे हैं तो फेडरल टैक्स की बात करें तो वहाँ पे कुछ और प्रोविजंस ऑफ लॉ है, चेंजेस और हैं। प्रॉपर्टी पे टैक्स कुछ कम किया, कुछ बढ़ा दिया। सेल टैक्स की जो प्रोविजन उन पे जैसे फ्रॉड और अब आगे डिजिटल पेमेंट्स और ये वो सारी चीजें हो रही, उनको हम देख लेते हैं। बट जमील साहब, इसमें जो पंजाब हुकूमत ने काश्तकारों पर एग्रीकल्चर पर जो टैक्स लगाया, आप क्या समझते हैं? आप जो हमारे किसान हैं उनको पहले बहुत मार पड़ रही है। जब गंदम की फसल आती है जब रेट कम हो जाते हैं, चावल की फसल आती है जब उनके मसाइल बढ़ जाते हैं, रेट कम हो जाते हैं, हर तरफ से उनको मार पड़ रही है। आप क्या समझते हैं इस टैक्स के बाद अब पंजाब जो किसान है वो कहाँ खड़ा होगा? खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है, जिंदा है या नहीं है अब तो बातें ये होने लग पड़ी हैं। जिंदा भी है कि नहीं जाके पता करो। जिसको ह्यूज लॉसेस, अब जो गरीब आदमी जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, एक धोती में 6 महीने गुजारा करते हैं और नॉलेजेबल लोग हैं, छोटे काश्तकारों से इंटरेक्शन होता है जी। और वो खाद, बीज, न्यूट्रिएंट, स्प्रे इसका उस तरह जिक्र करते हैं जिस तरह के वो कोई डॉक्टर होते हैं। इतना उनका नॉलेज है, इतनी वो मेहनत करते हैं, इतनी कोशिश करते हैं, ना धूप ना सर्दी ना गर्मी। और जो कैलकुलेशन हम करते हैं कि कॉस्ट की, उसमें काश्तकार की अपनी लेबर है वो शामिल नहीं होती। इसके बावजूद उसको लॉस हो रहा होता है। अभी पिछले दिनों जैसे मैं कह रहा था, मकई की कीमत 2500 आज 2200 हो गई। मकई आनी शुरू हुई और अभी 2000 हो जाएगी। हमने इकोनॉमिक्स का जो डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल है जिसमें धकेल दिया है एग्रीकल्चर को इस गवर्नमेंट ने, बदबख्ती है हमारी और हुकूमत के सरबराहान की भी है कि ये जो फ्री इकोनॉमी है ये एग्रीकल्चर पे अप्लाई नहीं होनी चाहिए, ना होती है, ना पूरी दुनिया में नहीं होती। वहाँ प्राइस को आप सेफ गार्ड करते हैं, इससे कम प्राइस ना आए ताकि उसकी कॉस्ट पूरी हो। देखें, आप हैरान होंगे सुन के कि अभी मेरा कुछ दिनों पे विजिट हुआ गांव में, तो लोग बता रहे, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मेरे पास है, कहते हैं भिंडी तोरी 1 रुपए किलो मंडी में। जब 1 रुपए जो रेडी बान है वो 100 रुपए किलो बेच रहा होता है, 250 रुपए बेच रहा होता है। 1 रुपए किलो के हिसाब से किसान से खरीदी जाती है, वो भी उसकी लेबर भी पूरी और लव टू दी ह्यूमैनिटी, वो 1 रुपए किलो बेचता है। और उससे महंगा चारा है, कई लोगों ने चारा के तौर पे इस्तेमाल किया कि चारा डाल दें भैंसों को और ये होगा, फिर भी लेके आके बेचते हैं। और उस पे आप दीवार खड़ी करते हैं, कमीशन एजेंट कमाता है, होलसेलर कमाता है, डिस्ट्रीब्यूटर कमाता है, फिर आगे जो मंडी से आड़ती जो शॉप पे लेके आता है वो कमाता है, शॉपकीपर कमाता है। ये जो सिस्टम दे दिया इस गवर्नमेंट ने कि जो प्रोड्यूसर ऑफ दी एग्रीकल्चर उसको मारें और आगे ह्यूज प्रॉफिट कमाएं।
देखिए जो सब्जी, टमाटर, जिससे भिंडी, क्या बुरा हाल हुआ है। फिर आलू, टिंडे, ये सब्जियां बिल्कुल वहाँ देहातों में रुल रही हैं, खाते उठाते ही कोई नहीं है, और फिर भी वो मंडी में लेके आते हैं, और आप आज भी लोगों को दे रहे हैं कि खरीदना मुश्किल है। अभी आज टमाटर की कीमत 80 रुपए किलो है। वो तो रेडी ये बान जो उनके पास है। कंसेप्ट है गवर्नमेंट का, इस पे मेरा ख्याल है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा पढ़े लिखे लोगों से, इंटेलेक्चुअल से, कि इस पे आवाज उठाएं। अपने मुल्क को ये टैक्सेशन से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मुल्क की इकोनॉमी को बचाएं। ये जो गवर्नमेंट ने जुल्म कर दिया इस कौम के साथ, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, सुना है कि वो कहते हैं कि काश्तकार एक माफिया था, उसको हमने खत्म कर दिया है। काश्तकार तो माफिया नहीं हो सकता, काश्तकार को उसके पास इतना टाइम ही नहीं है, तो अपने फसलों को देखेगी, आगे माफिया को चेक करे। आप जो रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि जो करप्ट आदमी है वो एक शरीफ आदमी तो बातें कर रहे हैं, उसको भी कहेंगे ये कोई डील कर रहे हैं, ये करप्शन कर रहे हैं, क्यों? उसका दिमाग ऐसे चल, दिमाग कैसे सही है। अदील हैदर साहब, एग्रीकल्चर टैक्सेशन को आप किस तरह देखते हैं? टैक्स फ्री बजट डील तो एक बहुत बड़ा जो टैक्स का स्लैब है वो तो तकरीबन मेरा ख्याल कोई दिसंबर या जनवरी में लगा दिया गया एग्रीकल्चर टैक्स पे। अब पहले तो ये डिटरमिन करने की जरूरत है पहले कितने लोग, जब स्लैब थोड़ा था, जब बहुत नॉमिनल सा स्लैब था, कितने लोग और कितने परसेंट लोग जो है वो टैक्स नेट में थे, वो अपनी एग्रीकल्चरल की रिटर्न जो है वो फाइल करते थे और उसके साथ जो टैक्स उनका ड्यू होता था वो जमा करवाते थे। और उसका मैकेनिज्म आपका क्या था, आप कितने लोगों से कलेक्ट कर सकते थे। उसके बावजूद जब इनके पास जब थोड़ा स्लैब था तब लोग नहीं टैक्स देते थे। अब उस स्लैब को बढ़ाकर आप एक ऐसी सिचुएशन पे ले गए हैं, एक ऐसे लेवल पे ले गए हैं कि जो मैं ये समझता हूँ कि जो ऑलरेडी को थोड़ा बहुत टैक्स एग्रीकल्चर सेक्टर पे लोग जो दे रहे थे जिम्मेदार, मेरा ख्याल है कि ये जो अभी बेग साहब भी मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे सीनियर है, बेग साहब भी जो बात कर रहे थे, किसान, वाकई ये बात सही है कि किसान अब शायद जिंदा भी है या नहीं है, ये देखने की जरूरत है। क्योंकि पिछले 1.5 साल से मुसलसल जो फसल भी आ रही है, आप चावल से शुरू हो जाए, चावल, कपास, गंदम, कमाद और सब्जियां, ये सारी चीजें जो फार्मर, जो ग्रोअर उगा रहा है, वो उससे इतने कम रेट पे ली जाती हैं कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी नहीं होती। और दूसरी बात ये जो फर्टिलाइजर है, जो सीड है आपकी, उसके ऊपर कोई ऐसा रिसर्च नहीं है कि आप उसको हाइब्रिड बीज जो सीड्स हैं उनके ऊपर आपका कोई ऐसा इदारा हो। आपका मैक्सिमम जो कि जब वो कैलकुलेशन करते हैं अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की पर एकड़ के हिसाब से, तो उनकी लेबर उसके अंदर शामिल नहीं होती, जबकि पूरी दुनिया में जहां पे भी कैलकुलेशन की जाती है वो लेबर को भी अपनी लेबर जो है उसको उसके अंदर शामिल किया जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर तो यही हालात रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अब ये किया है कि जमीन अब ठेके पे कोई नहीं ले रहा, तब ठेके नीचे आ गए, बजाय इसके कि जब पंजाब है एक तो उसको विभाग जो है वो एनएफसी अवार्ड के तहत पैसे देता है, जो शेयर है उसका, जो भी सूबे हैं उनको देता है। दूसरा ये कि सर्विसेज पे टैक्स लेना, उन्होंने सर्विसेज का सेक्टर बढ़ाए, आप वहां से टैक्स की कलेक्शन करें। नंबर 2, एग्री सेक्टर को हम बिल्कुल ये कहते हैं कि एग्री सेक्टर को जो है वो टैक्स नेट में आना चाहिए, बिल्कुल लाजिम आना चाहिए, मगर पहले आप ये डिटरमिन करें कि एक बंदा कमा क्या रहा है, अगर उसे लॉस हो रहा है तो लॉस के ऊपर वो क्या टैक्स आपको देगा। तो उसकी इनपुट है फर्टिलाइजर की सूरत में, सीड की सूरत में, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड की सूरत में पेट्रोल इस्तेमाल होता है। पेट्रोल का रेट आप देख लें, अब ₹2.50 कार्बन ड्यूटी लगा दी है। अब ये कार्बन ड्यूटी लगाई गई है माहौलियात को ठीक करने के लिए। क्या ये आप श्योर है कि ये जो कार्बन ड्यूटी लगाई गई है, ये इसकी कलेक्शन जो होगी ये आया माहौलियात पे ही सर्फ होगी या किसी और खर्चे की मद में चली जाएगी? सो ये सारी चीजें देखने वाली हैं, हमें अपने एक्सपेंसेस कम करने हैं। टैक्स की रेशो उसको अभी उतना ही रहने देते, आप सख्ती करके ज्यादा से ज्यादा जो फार्मर है, जो ग्रोअर है, वो टैक्स नेट में आए, आप उसी से ही आपका बजट पूरा हो जाना। अदील हैदर साहब, सिद्दीक सेंटर की आग लगी, प्लाजे में दुकानें सड़ गई, जल गई, चैम्बर ने आवाज उठाई, ताजरा ने आवाज उठाई हुकूमत से, ये टैक्स पेड थे, टैक्स अदा करने वाले थे, आज ये बर्बाद हो गया। हुकूमत इनके साथ खड़ी हो, इनका नुकसान पूरा करे ताकि इसके कारोबार चलेंगे तो ये टैक्स मजीद देते रहे। तो उनको आज तक कुछ नहीं मिला। होना तो यही चाहिए, जिनसे टैक्स ले रहे हैं हम, अगर वो कमजोर हो गया उसको ऊपर उठाने के लिए हुकूमत को उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। वो ऐसा कल्चर आ जाए जो 60 साल तक बंदा टैक्स देता रहा है, अगर वो अब कारोबार नहीं कर रहा तो उसको हुकूमत सहूलियात फराम करे, उसका खर्चा दे, जिस तरह दूसरे मुल्क में होता है। टैक्स पेयर को इज्जत दी जाती है। अगर ये हो जाए तो हमें एग्रीकल्चर की तरफ टैक्स जाने की जरूरत है। वैसे दूसरी जगह से बहुत टैक्स है। टैक्स आप इकट्ठा करें, आपको ये सहूलियात तो खैर बात की बात है। हमें पता है कि मेरी इनकम 100 रुपया है जी जी, तो मुझे अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो 100 रुपए के अंदर ही रखने, ना कि वो मैं एक्सपेंसेस 150 रुपए कर लूं
140 रुपए कर लो, 160 रुपए कर लो। हमारी गवर्नमेंट वफाक की हो या पंजाब की, अब देखिए कि उनके अपने जाती अखराजात क्या है। वो 800% तनख्वाहें बढ़ गई हैं, 5 लाख सैलरी तो उनकी 25 लाख में चली गई है। सैलरी पर्सन उनको क्या रिलीफ मिला है? उनको क्या रिलीफ मिला? सैलरी वाले को जो रिलीफ मिला, आप सुन रहे हैं कि जी 1% टैक्स कर दिया गया है 6 लाख से 12 लाख रुपए तक। अब किस घर का गुजारा जो है वो 50,000 रुपए में हो रहा है, जिसको बेसिक एग्जाम्पशन 6 लाख रुपए की है। बिजली के बिल हो गए, जो यूटिलिटीज हैं, अभी खाए पिए सोए बगैर जो यूटिलिटीज हैं वो तकरीबन को 30,000 को टच कर जाती हैं, 35,000 को। जिनके पास सिर्फ एक पंखा और लाइटें हैं या 2 पंखे हैं, उनकी जो यूटिलिटीज है गैस की, बिजली की, पानी की, और अगर मोबाइल फोन है, ये यूटिलिटी में आ गया ना, बेसिक यूटिलिटीज में आ गया, नेसेसिटीज में आ गया। आम बंदा, आम नॉर्मल बंदा जो है, अब तो खैर पॉवर्टी जो लेवल से लोग भी नीचे बहुत ज्यादा आ गए हैं, तकरीबन कोई 10 से 12 करोड़ बंदा नीचे चला गया, और 4 करोड़ तो वो है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडेक्स है, उससे भी नीचे चला गया। ये जो वफाकी गवर्नमेंट ने अभी स्लैब रेट जो कम किया है, एक स्लैब तक कम किया 6 से 12 लाख रुपए तक। होना तो ये चाहिए कि लाख रुपया, अब कम से कम बिजनेस का भी लाख रुपया एग्जम्पशन करनी चाहिए, एटलीस्ट लाख रुपया एग्जम्पशन करनी चाहिए, ताकि उसके बाद आप कलेक्शन स्टार्ट करें। आपकी जाती जो डिपार्टमेंट की कलेक्शन है वो क्या है? आप टैक्स इकट्ठा करते हैं विद होल्डिंग के जरिए, उनकी तो सारी 3% बनती है टोटल कलेक्शन में से। टोटल कलेक्शन में से 3% के करीब जो शेयर है वो डिपार्टमेंट की एफर्ट है, यानी कि 97% विद होल्डिंग है और 3% के लिए पूरे मुल्क को मारधाड़ है। जी, मारधाड़ है वो। उसके अंदर आपका शामिल हो जाता है जी, ये किसी को प्रेशराइज करके टैक्स जमा करवा लिया, कोई ऑडिट करके टैक्स जमा करवा लिया, किसी का तरला करके टैक्स जमा करवा लिया, ये 3% रेशो बनती है। आप बाकी तो टैक्स आपका डायरेक्ट आ रहा है। अदील साहब, जो अब अहदाफ रखे गए हैं 14,131 अरब रुपए के, अब जो जिस तरह के विद होल्डिंग टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, नए टैक्स लगाए गए हैं, उनका अगर मुआवजा करें तो आप समझते हैं नए टैक्स पेयर की जरूरत है? सर देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की आबादी है 25 करोड़ तकरीबन। आप इसमें से जितना भी मार्जिन दे लें, बूढ़ों को, बच्चों को, खवातीन को जो अनएम्प्लॉयड है या जो काम नहीं करते लोग, फिर भी आपका तकरीबन 3 से 4 करोड़ पोटेंशियल टैक्स पेयर मौजूद है। चलो, एक फैमिली का 6 अफराद पर मुश्तमिल, तो 6 को तकसीम कर ले फिर 25 पे, 25 को अब 6 पे तकसीम कर ले, फिर चले ऐसे कर ले, तो फिर भी तकरीबन 3 से 4 करोड़ ही निकलता है। चलो वो भी नहीं लगाए, अभी तो 1% भी को आ जाए, फिर भी 0.6% अभी टैक्स पेयर की तादाद है। आपका तो जो टैक्स पेयर की लिस्ट है, एक्टिव टैक्स पेयर है, वो तकरीबन कोई 62 से 65 लाख पे खड़ी हुई है। वो तो आप बाइफरकेट कर देते हैं ना कि इतने लोगों ने टैक्स जमा करवाया। जो ATL आप एज अ होल देखते हैं, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, वो तकरीबन इतने पे खड़ी हुई है। उनके अंदर, उसके अंदर नील भी शामिल है, उसके अंदर और बहुत सैलरी क्लास भी शामिल है। सैलरी क्लास ऑलरेडी, अभी हमारी बात हो रही थी, तकरीबन कोई 550 अरब के करीब तो सिर्फ सैलरी क्लास ने टैक्स दिए। कारोबारी हजरात के लिए 2 स्कीमें लेके आए, ताजर 2 स्कीम लेके आए, वो उसका क्या बना? 35 लाख रुपए के करीब टैक्स जमा हुआ उसकी पूरी स्कीम के, और उसके ऊपर जो अखराजात आए वो उससे ज्यादा आए। और उसके बावजूद आपने क्या किया? अपने तमाम स्टाफ को मार्केट्स में भेजा, उनका वक्त जाया किया वहां पे। ताजरों को यकीन ही नहीं दिला सके आप हम कितना टैक्स लेंगे, यानी कि रियासती लेवल पे झूठ बोला गया। जब ये सूरत हाल है ना, गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट कुछ ऐसी फैसिलिटेट करे, लोगों को अट्रैक्ट करे टैक्स नेट की तरफ, ना कि ये ताजर 2 से स्कीम आई, कोई टैक्स नहीं देगा, हम शटर बंद कर देंगे, उसका सील कर देंगे, हम पकड़ के ले जाएंगे, हम रिकवरी ऑफिसर बिठा देंगे। अब पहले ही ऐसे मेजर्स ले रहे हैं खौफजदा करने के लिए, इरिटेट करने के लिए, तो ऑब्वियसली जो दुकानदार है या जो बिजनेसमैन है, बेसिकली ये जो ताजर 2 स्कीम आई थी, ये बेसिकली दुकानदार के लिए आई थी। लेकिन वो जो जाते थे वो ये कंफर्म नहीं करते थे। ताजर यही तो पूछता था, मैंने कितना टैक्स देना है, ये हम बाद में बताएंगे आपको। वही कंफर्म नहीं थे, उनको यकीन नहीं था कितना टैक्स होगा, तो उनको वो जो लिस्टें भी आई हैं, वहां पे भी सुनने में आई है बात कि लोगों ने अपने मुलाजमों को उनका नंबर दे दिया, उनका CNIC दे दिया। अब उस जो मुलाजिम है, कल को उसे नोटिस आएगा, किसी स्टेज में उसको नोटिस आएगा। डाइवो बस के 125 केस पकड़े गए, 125 गाड़ियों को पकड़ा गया जो टैक्स जिन्होंने नहीं दिया था। जब वो बंदे पकड़े गए, वो फ्रूट और चाट वाला था, कोई चाय वाला था, वो बंदे निकले जिनके नाम वो गाड़ियां। अदिल साहब, ये तो अलग अलमिया है। अब जितने टैक्स लगे हैं, अब मौजूदा टैक्स पेयर से पूरा करने के लिए इतनी सख्त है मौजूदा टैक्स पेयर में? सर सख्त तो जिम्मेदार वाली ही है, जो फार्मर है ना, उस वाली ही सख्त है जो ऑलरेडी टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद है। एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स जो है, वो आप समझते सख्त खत्म हो चुकी है, खून निकल चुका है। अब जिसम में जो रूह रह गई है वो बकाया है, है बकाया, वो भी भटक रही है कहीं पे। जमील अख्तर बेग साहब, आप ये वफाकी बजट ने जितने भी टैक्सेस लगाए हैं, विद होल्डिंग टैक्स रेट बढ़ाए हैं, कुछ टैक्स नए भी लगाए गए हैं, इन सबको अगर आप देखें एज ए एक्सपर्ट, तो टैक्स पेयर की अब क्या प्लानिंग होगी और डिपार्टमेंट की अब क्या प्लानिंग होगी इसमें? ये जॉब मेरा देने वाला तो नहीं है। ज़ाहिर बात उन्होंने पूरे करने, या जैसे फिर मारधाड़ होगा?
एक इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट में बात करना चाहूँगा वो है फ्रॉड आपने लॉन्च कर दिया और अरेस्ट करने की पावर और इन्वेस्टिगेशन, ये चीजें गलत है। ये बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज एक अफसर को इतने इख्तियारात दे दी कि एसएचओ भी बन सकता है, तफ्तीश भी फौरी कर सकता है, गिरफ्तार भी पूरा कर सकता है, सिविल जज के भी, सेशन जज के भी इख्तियारात वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके लिए हुकूमत ने कमेटी, हुकूमत कह रही है कमेटी बना रहे हैं, उसकी कमेटी के बगैर उनको नहीं पकड़ा। 5 करोड़ से ज्यादा जिसकी होगी तो उनको नहीं पकड़ा जाएगा। फिर आपने क्रिमिनल लायबिलिटी तो बना दी। ये चीजें बेसिकली गलत है। ये क्यों हो रही है? इनकी वजूहात क्या है? वजूहात ये है कि जी टैक्स फ्रॉड होता है, ये वजह है ना। आप फ्रॉड को रोक रहे हैं। हम बड़े शॉर्ट मेमोरी है हमारी। टैक्स फ्रॉड होता है जी तो सेक्शन 73 इंट्रोड्यूस कर दिया कि जी पेमेंट क्रॉस चेक होनी चाहिए, फिर भी फ्रॉड हो रहा है। फिर टैक्स फ्रॉड हो रहा है जी, फिर हमने सॉफ्टवेयर बेहतर कर दिया, परचेजेस जो सेल करने हैं वही डालेगा, जो परचेज करने वाले इनपुट नहीं डालेगा। इसके बाद फिर फ्रॉड हो रहा है। फिर आपने कहा जी कि वो बायोमेट्रिक करवाएं जी सालाना, ये फ्रॉड हो रहा है जी। मैं एग्जांपल 60 दिन बाद पासवर्ड बदल दें जी। आप जी स्टॉक डिक्लेयर करें जी, H1 ले हैं जी, ये करें वो करें। देखिए आप सिंपल लॉजिकली बात है जी कि आप एक मेजर लेते हैं जी अडॉप्ट करते हैं कि भाई ये काम इस तरह ठीक हो जाएगा, वो नहीं हुआ, फिर कोई और मेजर लेते हैं, उसको आप छोड़ देते हैं, अब कोई और तरीका अडॉप्ट कर, वो ठीक नहीं चला। ट्रायल है, कोशिश है, एफर्ट है कि किस तरह आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। वो आपने मेजर लिया, वो नहीं हुआ, वो आपने छोड़ दिया, फिर दूसरा तीसरा लिया, फिर चौथा। कहीं ना कहीं आप चीजों को अलग करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप बिजली का फॉल्ट आपका नहीं आ रही तो आप मुख्तलिफ जगहों पे चेक करेंगे, इधर से तो नहीं शॉर्ट, उधर से तो नहीं शॉर्ट, उधर से कहीं ना से कहीं से आपको नुकस मिलेगा तो वो हल हो मिल जाएगा, उसको आप ठीक कर देंगे। जी। यहाँ क्या हो रहा है देखिए, अगर 73 को इन्फोर्स करने से फ्रॉड नहीं रुका तो फिर उसको खत्म कर देना। फिर क्यों रखा हुआ है? आपने इंडेक्स से फ्रॉड नहीं रुका तो खत्म कर दें उसको। आप ऑनलाइन परचेजेस है, वो सेलर वो डालेगा, आप परचेजेस नहीं डालेंगे तो उससे भी आपका फ्रॉड नहीं रुका, उसको खत्म कर दे। वो मैसेज खत्म तो करें ना। वो आप इस तरह ब्लॉक करते जा रहे हैं, इस तरह ब्लॉक करते जा रहे हैं कि किसी बंदे को सांस लेने की जरूरत ही नहीं है। आज आप कह देते हैं कि जी ये SHO है, असिस्टेंट कमिश्नर है, और उसकी इंक्वायरी करेगा और वहां उसको अरेस्ट कर। इंक्वायरी की बेसिस पे अरेस्ट नहीं होते। अब तो पुलिस नहीं करती। सिर्फ कत्ल के मुकदमों के अलावा बाकी आपके जो फ्रॉड के हैं, फ्रॉड के मुकदमों में बंदे एक दूसरे से फ्रॉड करते हैं, पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करती जब तक कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट मुकम्मल होकर चालान पेश नहीं होता। यहाँ आप बैठे आप कहते हैं जी कि आपने फ्रॉड किया है, अब ये किया था आपको अरेस्ट कर लिया। ये क्या तमाशा? ये आप इसका मतलब है ये सेल टैक्स में हम सिविल की जो हम टैक्सी प्रैक्टिस करने वाले छोड़ दें तो क्रिमिनल प्रैक्टिस करने वाले आ जाएं। वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मियां अबूजर शाह साहब मिसाल दे रहे थे। मेरे पास कोई मेहमान आया है सामान लेने के लिए, मैंने उसको खाना खिला दिया। अब इनवाइस जी कटी है 70 kg। अब उसने खाना खा लिया, 500 उसका ग्राम वजन बढ़ गया है जेल। अब कोई आया है, वो पेट भर के आया है, उसने मेरे पास टाइम स्पेंड किया है, वो वॉशरूम गया, उसका 500 ग्राम वजन कम हो गया है। ये इनवाइस फेक है, ये गलत है, ये अंदर। जमील साहब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक्स पर एक सवाल छोड़ रहा हूँ छोटा सा। पुराना अपील सिस्टम बहाल किया गया, जो टैक्स बार का मुतालबा था वो पूरा किया गया। इतना तलख तजर्बा क्यों किया गया? क्या FBR को 78 साल में उनमें तजर्बा का बना के रखा हुआ है? हर साल नया तजर्बा करें, नाकाम हो तो फिर वापस आ जाए। इस तजर्बात से टैक्स पेयर का कितना सफर हो रहा है, और टैक्स कंसल्टेंट है और टैक्स कलेक्टर खुद भी है, उसका क्या नुकसान है? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी जमील साहब, ये जो अपील का सिस्टम था, नेचुरली मुख्तलिफ टैक्स बार ने भी इसको डिमांड किया और ये रैशनल लॉजिकल था। जी। जैसे हमने कई दफा प्रोग्राम में बात की कि हाई कोर्ट मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ देखेगा, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट देखेगा। जी। मेरा ख्याल है कि उन्हें ये एहसास हुआ है कि ये तजर्बा गलत था और वापस को उन्होंने उस तरह ही बहाल कर दिया। थोड़ी सी अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए उसने
एक ये क्लास रख दी कि जी आप चाहें तो कमीशन अपील का फॉर्म छोड़ के तो डायरेक्ट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। पहले नहीं कर सकते थे, अब वो कहते हैं ट्रिब्यूनल में कर सकते, डायरेक्ट जा सकते हैं। तो क्यों कोई अपना फॉर्म छोड़ेगा? कमीशन अपील का फॉर्म छोड़ के ट्रिब्यूनल में क्यों जाएगा? अनटिल के कोई करप्ट एलिमेंट ना हो, दिस इंडिकेट दैट। अदरवाइज तो वो नेचुरल एक फॉर्म करेगा, दूसरे पे जाएगा। तो ये बहुत अच्छा अप्रिशिएट दैट कि ये बाहरों ने भी कोशिश की और गवर्नमेंट ने भी इसको रियलाइज किया। और मेरा इस बजट में कोई अच्छा काम भी हुकूमत ने पेश किया है जिसको हम अप्रिशिएट भी कर सके। फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी, अच्छा ही काम है जो हम और पुराना अपील सिस्टम बहाल कर दिया, ये अच्छा काम है। वी अप्रिशिएट दैट, अच्छा काम है। और बाकी जो आप कर रहे हैं डिजिटल पे एक लॉ भी आ गया हुआ है, उसका नाम है डिजिटलाइजेशन हो रही है उस पे। फिर आप ये कर रहे हैं कि जो टैक्स पेयर जो FBR सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है तो वो बैंक अकाउंट नहीं खोल सकेंगे, प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकेंगे, बिजनेस नहीं कर सकेंगे। लेकिन अभी बजट पास तो नहीं हुआ। वजीर आजम साहब की और वजीर खजाना तरफ पहले एक रिलीफ मैयर ऐलान कर चुके हैं 5 करोड़ तक। इसका मतलब छूट तो मिल गई नॉन फाइलर को। फिर नहीं, वो फ्रॉड की है कि फ्रॉड अगर 5 करोड़ से नीचे है तो उसको 70 साल उम्र हो गई बंदे की टैक्स इस्तेस्ना हो गया। ये यहाँ पे बड़े गलत रवाज चल जाते हैं। अब उन्होंने कोशिश ये करनी है कि 5 करोड़ से ऊपर ही फ्रॉड बनाया जाए। 5 करोड़ कौन सी अमाउंट है? जो 2-3 इन्वेस्टर डाले तो 5 करोड़ बन जाता है। तो वो फिर ये कोशिश करेंगे फ्रॉड बनाए 5 करोड़ से ऊपर और बंदे को गिरफ्तार कर ले। ये क्या तमाशा है? ये बिल्कुल आई थिंक के आई प्रपोज दैट आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं कहना चाहूंगा ये प्रोविजंस गलत हैं, इनको ड्रॉप करें, टोटल ड्रॉप। आप एक तजुर्बेकार बंदे इंसान है, चार्टर अकाउंटेंट भी, आप बहुत करीब से टैक्सेशन को जानते हैं, एक किसान भी हैं। 2 हुकूमत के पास सोर्स हैं, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है। ये दोनों को आज तक ना हुकूमत फोकस कर सकी है, ना इंडस्ट्री को ना एग्रीकल्चर को, और दोनों में इस वक्त हम नाकाम है। इस दोनों का सोल्यूशन क्या है? इंडस्ट्री को, मुल्क को इंडस्ट्रियल बनाया जाए या एग्रीकल्चर बनाया जाए? मुल्क हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगती है, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। एग्रीकल्चर को आप बेहतर करेंगे, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल देती है इंडस्ट्री के लिए। अगर आप एग्रीकल्चर को बेहतर करेंगे आपकी इंडस्ट्री खुद बेहतर होती है। इकोनॉमी जिसको हम GDP कहते हैं वो खुद इससे एग्रीकल्चर से चलती है, एग्रीकल्चर से ही चलता है। जी देखिए टेक्सटाइल, अगर आपकी कॉटन अच्छी होगी तो टेक्सटाइल भी अच्छी हो जाएगी, आपकी घी इंडस्ट्री भी अच्छी हो जाएगी। अगर आपकी मेज अच्छी है, राइस अच्छा है, आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, आपकी लोकल इंडस्ट्री बेहतर हो जाएगी, फीड मिलें बेहतर हो जाएंगी, आपकी फूड इंडस्ट्री बेहतर हो जाएगी, बेकरी इंडस्ट्री बेहतर, बेशुमार इंडस्ट्री रिलेटेड। आपका जानवरों की इंडस्ट्री को बेहतर करें तो आपका गोश्त भी बेहतर हो जाएगा, दूध भी बेहतर हो जाएगा, लोगों को खुराक भी मिलेगी। लाल फूड पे फोकस कर ले तो आप तो उससे भी बहुत पैसे कमा सकते हैं। जी बिल्कुल। जमील साहब, अगर हुकूमत हर दफा की 0 रेटेड सेक्टर को एग्जाम्पशन मिल गई, प्रॉपर्टी सेक्टर को एग्जाम्पशन मिल गई, एग्रीकल्चर सिस्टम को एग्जाम्पशन मिल गई, ताकि 1 साल के लिए देते हैं ताकि ये सेक्टर ऊपर आ जाए, इस बजट में कोई ऐसा मैयर लिया गया? नहीं, कोई ऐसा नहीं। आदिल साहब, ई-कॉमर्स पे टैक्स लगा। आप समझते हैं अब जो ई-कॉमर्स काम करने वाले हैं जो लोग हैं, इनको अब जो रिटर्न भरेंगे या वेल्थ स्टेटमेंट देंगे और कितना टैक्स देंगे, किस तरह वो बनाएंगे, किस तरह फाइल करवाएंगे? ये तो देखिए जी, वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में आएंगे ना। ये है कि उनके ऊपर टैक्स लग गया, जो परचेज के ऊपर परचेजिंग करनी है, घर वालों ने परचेजिंग करनी है, किसी के घर ने। अब इसके अंदर एक चीज देखने वाली है कि जो पाकिस्तान की 60% से ज्यादा आबादी है वो नौजवान पे मुश्तमिल है। उसके अलावा जो हमारे घरों में खवातीन है वो 2-3 तरीकों से सेल कर रही है, ऑनलाइन सेल। नंबर 1, उसके अंदर या तो वो मार्केट से कोई चीज बल्क में परचेज करते हैं या मार्केट से रॉ मटेरियल ले आए, उसको रिप्रोड्यूस किया। तीसरी चीज ये है कि जो खाने पीने की चीजें हैं वो घर में, जैसे कोई कबाब बनते हैं या ऐसी कोई चीजें हैं, वो खाना बना के ऑनलाइन वो उसका एडवर्टाइजमेंट होती है और वो सेल होता है। बिल्कुल उन्हें लेके आना चाहिए टैक्स नेट में। और इसके साथ साथ उनके ऊपर अभी रेट्स जो है ना, पूरी दुनिया में जो ऑनलाइन शॉपिंग है या जो ई-कॉमर्स है उसको एनकरेज किया जा रहा है और उसके ऊपर रेट्स, स्पेशल रेट्स होने चाहिए। मेरी ये सजेशन है कि उसके ऊपर स्पेशल रेट्स होने चाहिए जो कि थोड़े हो, ताकि इस इंडस्ट्री को ग्रोथ मिले। ये तो आप ये कर रहे हैं कि अगर फर्ज किया कि मैंने कोई चीज मंगवानी है तो मैं उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स दूंगा। अब क्यों नहीं करता ये काम कि मैं उठता हूँ मार्केट से जाके कैश पे जाके परचेज करके ले आता हूँ, तो टैक्स भी बच गया मेरा। लेकिन ई-कॉमर्स के लिए आदिल साहब, दूसरे मोबाइल में देखें, जूते पॉलिश करने वाला बंदा है, उसने स्मार्ट कार्ड मशीन रखी हुई है ATM के लिए, अगर वो पैसे नहीं तो। लेकिन पाकिस्तान में इस कल्चर को प्रमोट करने के लिए बहुत जरूरत है। इस चीज के हक में हूँ, टैक्स नेट में लेके आना चाहिए, मगर अपने डायनामिक्स को समझना चाहिए, मुल्क को देखना चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर क्या आया, इतना लोगों के अंदर इतना जज्बा मौजूद है, लोग क्या वॉलंटरली टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, भले नील की कर रहे हो, क्या आया वो कर रहे हैं। दूसरा जो काम इन्होंने बेहतर किया है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट वाला, वो बिल्कुल ठीक है। अब कोई भी बंदा प्रॉपर्टी परचेज करेगा तो वो जाके
एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेगा। ये नहीं होगा कि मैं उठता हूं, मैं अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता, मैं जाके उठ के 4 करोड़ रुपए की गाड़ी ले लेता हूं, मैं उठ के 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ले लेता हूं। अब ये काम नहीं होगा। अब मुझे अवेलेबल सोर्सेज जो होंगे उसी के अंदर ही मुझे चीजें खरीदनी है। जिसका मतलब है पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम में से सिर्फ 25 लाख या लोग प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीद सकेंगे। एलिजिबल वो होगा जिसने 2 साल की रिटर्न भरी होगी कि या 1 साल की भरी होगी, जिसने प्रोसीडिंग ईयर की भरी होगी, पिछले साल की रिटर्न जिसने फाइल की होगी, और उसके पास अगर फर्ज किया 130% उस प्रॉपर्टी या कोई भी है, कोई भी चीज जो अगर फर्ज किया उसके पास अवेलेबल फंड्स हैं, उसकी 130% तक वो कोई भी चीज है वो परचेज कर सकता है। पैसा है उसके पास, बाहर से है या उसने जमीन बेची है, टैक्स नेट में नहीं है, पैसा उसके पास है, गाड़ी खरीदना चाहता है या प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, फिर उसको पहले अपने एलिजिबल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलिजिबिलिटी लेने के लिए उसको उसका जस्टिफाई करना पड़ेगा कि फर्ज किया कि मैंने एक प्रॉपर्टी सेल की, प्रॉपर्टी सेल करके पहले तो ये जो एक कानून आ रहा था उसके अंदर ये था कि आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को रिवाइज करेंगे या अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को फाइल करेंगे। अब उसके अंदर इनहेरिटेंस भी आ सकती है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी भी आ सकती है, सेल ऑफ कार भी आ सकती है। फर्ज किया कि मेरी प्रॉपर्टी जो है वो 1980 में खरीदी गई है, आज वो सेल होती है 4 करोड़ रुपए की, तो मैंने कोई नई चीज लेनी है, मेरी वेल्थ स्टेटमेंट में तो वो इतने पैसे नहीं है, तो उसका हाल ये होगा वेल्थ स्टेटमेंट को रिवाइज किया जाएगा या उसके अंदर कोई सोर्स ऑफ इनकम दिखाया जाएगा बैंक, क्योंकि अब तो बैंक में भी अब 4 करोड़ रुपए लेके चले जाएंगे तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करता, वो भी कहता है कि इसका सोर्स क्या है। वो सोर्स आपको देना पड़ेगा कि फर्ज किया कि अगर आपके पास 130% से जायद फंड्स मौजूद है तो आप उसका सोर्स वहां पे देंगे कि जी मुझे इतनी इनहेरिटेंस आई है। आज ही अपनी एक रिटर्न फाइल करता हूँ पहली बार, दूसरे दिन मैं गाड़ी ले सकता हूँ या प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ? अगर आपके पास सोर्स एलिजिबल और जस्टिफाइड सोर्सेज मौजूद है आप ले सकते हैं। अब जो प्रॉपर्टी खरीदेगा फरोख्त करेगा फिर उसको पहले रिटर्न भरना होगी। रिटर्न तो फाइल करना लाजमी है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही उसको ना जो रिटर्न फाइल कर रहा है। जिसके पास ये सर्टिफिकेट होगा वही अपनी गाड़ी खरीद सकेगा। तो गाड़ियों वाले बड़े बड़े जो वो शोरूम वाले हैं, बंदे को तो पता भी नहीं चलता, वो एनटीएन बनवा के उसके नाम से टैक्स भी बचा लेते हैं, टैक्स उसे पूरा ले लेते हैं गाड़ी वालों से। ट्रांसफर तो किसी इदारे में होनी है ना, जाके इदारे में होनी है ना, तो जो इदारा है उसके ऊपर ये कदगन है लगा दी जाएगी 1 जुलाई के बाद कि आपने एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, बाकी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं आप, CNSE देते हैं, बाकी और चीजें देते हैं, उसके अंदर एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की भी उसके अंदर रिक्वायरमेंट होगी। अगर वो नहीं होगा तो रजिस्टर नहीं होगी। सोलर पे 18% का टैक्स कहा जा रहा था, लेकिन सुनने में आ रहा है उसको 10% किया जा रहा है। क्या सोलर खरीदने वाले भी रिटर्न भरेंगे? सोलर खरीदने वाले टैक्स भरेंगे या नहीं भरेंगे ये मुझे नहीं पता। आप इसके ऊपर टैक्स, मेरा तो ख्याल है कि लोकल इंडस्ट्री जो है हमारी उसके ऊपर टैक्स को खत्म होना चाहिए, उसको टैक्स की छूट देनी चाहिए, और जो इंपोर्ट है इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए उसके ऊपर ठीक है 10% टैक्स, जिसने भाई लेना है वो जाके महंगा ले ले, उसके ऊपर 10% लगा दे, उसके ऊपर ड्यूटीज लगा दे, जो लगाना लगा ले। जो लोकल मैन्युफैक्चरर अगर हो रही है पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की, उसको एग्जाम्प्ट करें ताकि कंपटीशन की एक फिजा कायम हो, लोग अपनी प्रोडक्ट को तरजीह दें और जो पैसा ज़र मुबादला बाहर जाता है सोलर की पैनल की इंपोर्ट के लिए वो बच सके। टैक्स लेट में आने के लिए, रिटर्न भरने के लिए सबसे ज्यादा पहला खौफ ये होता है मेरे पास मैंने ये डिक्लेयर कर दिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। ये खौफ टैक्स पेयर का खत्म हो सकता है रिटर्न भरते वक्त। एक दफा उसने जो पहली दफा डिक्लेयर कर रहा है अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में कुछ भी कर किया है उसने, उसके बाद उसको कोई चीज का डर होना चाहिए। ये जो पहला खौफ है उसको खौफ को किस तरह खत्म किया जाए? सर ये खौफ नहीं खत्म हो सकता जितनी देर तक जो इनकम टैक्स का इदारा है, बेसिकली गवर्नमेंट खुद ही खौफ फैलाती है, पैनिक फैलाती है। जैसे मैंने अभी बात की आपसे पहले, प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात हो रही थी ताजर दोस्त स्कीम की। स्कीम आई, स्कीम अच्छी थी बुरी थी ये अलग बहस है। आपने जो मेयर्स थे वो पहले बता दिए कि जनाब अगर आप नहीं देंगे तो ये होगा, आपकी दुकान सील हो जाएगी, आपका रिकवरी मेयर। आप उन्हें सिस्टम में लेके तो आए, सिस्टम में लेके आए, सिस्टम में लाने के बाद उसके ऊपर आप कहेंगे जनाब हाँ अगर आपने ये काम किया तो फिर ये होगा। रिटर्न देने से बंदे का फायदा है या नुकसान है? क्या क्या फायदा उठा सकता है हुकूमत से वो? सर देखें, एक तो सबसे बड़ा फायदा फॉर द जनरल पब्लिक, टैक्स के रेट्स हैं वो कम हो जाएंगे। इसके अलावा जो बैंक अगर कोई डील कर रहा है, बैंक के ऊपर उसको पैसे निकलवाने के लिए उसको टैक्स नहीं जमा करवाना, 0.8% कर दिया उन्होंने, 75,000 रुपया उसकी लिमिट कर रहे हैं, वो बचत हो जाएगी। फाइलर के रेट्स हैं, जो टैक्स रिटर्न रेगुलर फाइल करता है उसके रेट लगेंगे, ना कि जो रिटर्न फाइल ही नहीं करता। अब तो खैर वो परचेज ही नहीं कर सकेगा, तो फाइलर नॉन फाइलर का तो सफर भी नहीं कर सकता जो रिटर्न फाइल नहीं करता। बिल्कुल अच्छी बात है जी। और बिजली में उसको रिलीफ मिल जाएगा? बिजली में तो खैर मुझे नहीं पता कि कोई रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिजली में तो ऐसा कोई रिलीफ नहीं है अभी, क्योंकि वो तो बिजली में कोई टैक्स की उसकी छूट तो है नहीं है ना टैक्स फाइलर की। और जो प्रॉपर्टी है या जो फॉरेन ट्रैवलिंग अगर कोई
कोई करता है, टूर करता है, तो उसके अंदर उसको फायदा होगा। अब तो खैर जो रिटर्न फाइल नहीं करता 1 जुलाई के बाद वो ट्रैवलिंग ही नहीं कर सकेगा। 2025 और 26 का जो रिटर्न आएगी, फॉर्म आने वाला है, अब टैक्स नए टैक्स पेयर के लिए क्या उसमें एहतियाती तदाबीर होंगी? सर, इसमें वजीर खजाना साहब ने फरमाया कि अब आपको सैलरी क्लास को खास तौर पे कि हम बड़ी सिंपल फॉर्म लेके आ रहे हैं 7 या 8 कॉलम की या 7 या 8 पॉइंट्स की, उसके अंदर आपको टैक्स कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पेश आएगी। वो तो उन्होंने मजाक किया, मजाक ही है शायद, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जिस तरह लॉज नए इंसर्ट हो रहे हैं, जैसे बेग साहब बात कर रहे थे कि एक लॉ जो आपका नहीं काम कर सका उसको खत्म कर देना चाहिए, बल्कि अब हो ये रहा है कि पहला लॉ भी मौजूद है, उसके ऊपर एक और प्यूनिटिव लॉ लगा दिया जाता है। इसका मतलब चेक डबल हो गया, डबल से अब ट्रिपल, अब जाल बन गया है। मेरा ख्याल है कि डे बाय डे चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से यही कहूंगा कि अब जो रिटर्न 1 जुलाई के बाद नया माली साल शुरू होने वाला है, तो जो रिटर्न्स अब जाएंगी, फाइल होंगी, उसके अंदर जो टैक्स पेयर है उसको ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है और ज्यादा उसको अच्छे तरीके से अपनी चीजों को कैलकुलेट करके, जस्टिफाई करके चीजों को आप फाइल करें और अपनी जो इनकम आपने या जो एक्सपेंसेस आपने डिक्लेयर करने हैं या जो आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है या सेल करनी है, व्हाटएवर जो भी है, जो उसकी कैलकुलेशन है वो आप बड़ी एहतियात के साथ और बड़े विजनरी अंदाज से उसको रिटर्न फाइल करें। ऑडिट से तो पता नहीं फिर भी बच सकेंगे कि नहीं बच सकेंगे, मगर ये है कि आपकी रिटर्न एटलीस्ट अच्छे तरीके से, ठीक तरह से एज पर द लॉ फाइल होनी चाहिए। जमील साहब, क्योंकि बजट तो अब आज हमारा प्रोग्राम चल रहा है, तो ये तो बजट आज पास हो जाना है। आप क्या समझते हैं अब हुकूमत को, जैसे मैं पहले शुरू में आपसे कहा था, हुकूमत को भी टैक्स अदा पूरा करने के लिए नए लोगों को टैक्स नेट में लाने की जरूरत है। हुकूमत को भी कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए ताकि मौजूदा टैक्स पेयर भी परेशान ना हो और नए लोग भी टैक्स नेट में आ सके? BTB जिसको हम खासतौर पर किस तरह मुमकिन कर सकते हैं? मैं तो ये कहूंगा कि पूरे FPR की फील्ड फॉर्मेशन को BTB बनाना है, नए टैक्स पेयर को बुक करें, सेल टैक्स में भी और इनकम टैक्स में भी। अब कहते हैं 35-36 लाख टैक्स पेयर है, 40% निकाल दें तो बिजनेस क्लास जो टैक्स पेयर है वो हो सकता है कोई बहुत ही कहे शायद 2 मिलियन हो। तो ये 2 मिलियन टैक्स पेयर तो आपका लाहौर की ये पॉश इलाकों में हो जाता है। कितनी दुकानें, कितने कारोबार है, कितनी फैक्ट्रियां, कितने प्लाजे हैं। अब तो 14-14 मंजिलें बिल्डिंगें बन रही हैं और सारे प्लाजे वहाँ कारोबार कर रहे हैं लोग। ये देखे ना कितने लोग काम कर रहे हैं, बैंक अकाउंट्स कितने हैं, बिजली के कनेक्शन कितने हैं, मोबाइल कितने हैं। अब आपका महल है 20 करोड़ से ऊपर हो गया मोबाइल यूजर। शायद फ्री मिनट्स भी मिले हैं, मुझे भी मिले हैं, आपको भी मिले हैं। तो ये 20 करोड़ टैक्स पेयर भी तो है। सही कह रहे हैं। तो ये इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, बजाय आपके ये फ्रॉड का हो गया जी, तो फिर आपने कभी ये एलिजिबल है, कभी नॉन एलिजिबल है, कभी फाइलर है, कभी नॉन फाइलर है, कभी आप मैटर करा रहे हैं, कभी पासवर्ड चेंज करवा रहे हैं, कभी कोड ला रहे हैं, कभी जनाब टैक्स पेयर पे ये कर रहे हैं, वो करे। ये सारा कुछ जब वो करते हैं तो अदालतें जब उसको मेरिट पे देखती हैं तो उनको फिर वो सजाएं नहीं देती। सही कह रहे हैं। कितने केसेस आपके सक्सेस हुए जो फ्रॉड की बेसिस पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे केस खत्म हो गए। 27 और अब भी जो आप कह रहे थे अदालती निजाम जिसके लिए बदला गया, अपील सिस्टम जो सारे खत्म हो गए। कितना रिकवर हुआ? कितना रिकवर हुआ? कोई बता सकता? कुछ भी नहीं बता सकता। सारे केस खत्म हो रहे हैं और सारे फिक्टिशियस केसेस हैं। ये क्योंकि ये अपने हरासमेंट क्रिएट की हुई है और अपनी इनएफिशिएंसी को छुपाया हुआ है। बेहतर ये है कि आप बड़े पीसफुली, हम पाकिस्तानी हैं, टैक्स पेयर पाकिस्तानी है, टैक्स कलेक्टर पाकिस्तानी है, अब टैक्स इकट्ठा करें और मुल्क की वेलफेयर के लिए काम करें, सब मिलजुल के काम। टैक्स का पैसा, आखिरी सवाल, टैक्स का पैसा जो अवाम लिया तो इसलिए जाता है ना, ये अमीरों से लेकर गरीबों पर खर्च किया जाएगा, इस मुल्क की वेलफेयर के लिए, अवाम की वेलफेयर के लिए खर्च किया जाएगा। 10% भी अगर अवाम पे खर्च हो जाए तो हमारी अवाम कहाँ पहुंचेगी, कितनी खुशहाल होगी? ये इन्नल्लाह सरियुल हिसाब, ये उसका काम है, उलझता रहेगा साहब, आप परेशान ना हो, इंशाअल्लाह वो लेगा छोड़ेगा। सही तब्दील है साहब, आपको बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारा एक्सपर्ट का आपने गुफ्तगू सुनी। टैक्स निजाम को आसान बनाया जाए और जो खौफ की फजा है, हरासमेंट की जो फजा है और जो ऐसे शराइत रखी जाती हैं और बाद में ऐसे तजुर्बात किए जाते हैं जिन पर फिर दोबारा हमने वापस आना पड़ता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह अपील सिस्टम को बदला गया, फिर पुराना अपील सिस्टम को बहाल कर दिया गया, ऐसे तजुर्बात ना किए जाए जिससे टैक्स कलेक्टर भी, टैक्स कंसल्टेंट भी और टैक्स भी परेशान हो। मौजूदा टैक्स पेयर के लिए आसानियां पैदा करेंगे तो दूसरे लोग भी टैक्स नेट में आएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।